नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से शुरू करें। देश में पहला डायबिटीज बायो बैंक स्थापित किया गया है। इसे स्थापित किया है ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने। चेन्नई में बनाए गए इस बायो बैंक की स्थापना में ICMR की मदद की है मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन ने। अब सवाल है कि ये बायो बैंक क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा। बायो बैंक्स बायोमेडिकल रिसर्च में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब ये डायबिटीज़ के लिए डेडिकेटेड बायो बैंक बनाई गई है, तो ये इससे जुड़े सैंपल्स को कलेक्ट करेगी, प्रोसेस करेगी और डायबिटीज़ से जुड़ी रिसर्च के लिए बायो स्पेसिमेन प्रोवाइड कराने का काम करेगी। ये डायबिटीज़ के लिए कोई ऐसा बायो मार्कर तैयार कर सकती है जिससे बहुत जल्द बीमारी को डायग्नोज किया जा सके। साथ ही पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट के लिए रणनीति तैयार करने में भी ये मददगार साबित होगी। ये बायो बैंक डायबिटीज़ के कारणों पर रिसर्च करने के साथ साथ इंडियन टाइप ऑफ डायबिटीज़ के कारणों पर भी रिसर्च करेगी। बायोमार्कर शरीर में किसी बीमारी का पता लगाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। देखिए, डायबिटीज़ भारत में बहुत आम होती जा रही है। समझ लेते हैं कि ये बीमारी दरअसल है क्या। हमारे शरीर में मौजूद पैंक्रियाज यानी अग्नाशय की बीटा कोशिकाएं इंसुलिन नाम का हार्मोन उत्सर्जित करती हैं। ये इंसुलिन ही हमारे शरीर में ग्लूकोज को एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल करने में मदद करता है। जब पैंक्रियाज की बीटा कोशिकाएं किसी डायफंक्शन या डैमेज के चलते इंसुलिन नहीं बना पाती तो इस स्थिति को डायबिटीज़ कहते हैं। डायबिटीज़ भी दो तरह के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज़ में शरीर इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं बनाता। इसके चलते टाइप 1 डायबिटीज़ से पीड़ित लोगों को इंसुलिन हर दिन लेना पड़ता है। टाइप 1 डायबिटीज़ आमतौर पर बच्चों और किशोरों में डायग्नोज की जाती है। टाइप 2 डायबिटीज़ में शरीर इंसुलिन की बहुत कम मात्रा बनाता है। टाइप 2 डायबिटीज़ किसी भी उम्र में हो सकती है। यह डायबिटीज़ का सबसे कॉमन टाइप है। अपने खान पान में और जीवन शैली में बदलाव ले आकर टाइप 2 डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। वर्ल्ड डायबिटीज़ फाउंडेशन के मुताबिक संख्या के लिहाज से भारत में दुनिया की सबसे बड़ी डायबिटिक पॉपुलेशन रहती है। इसमें 32 मिलियन से ज़्यादा लोग इससे प्रभावित हैं। 2025 तक ये संख्या दोगुनी से ज़्यादा होने की संभावना है। मध्य प्रदेश सरकार ने रातापानी टाइगर रिजर्व को लेकर एक फैसला लिया है। दरअसल रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम विश्व प्रसिद्ध आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर विष्णु एस वाकणकर के नाम पर होगा। देखिए, अभी हाल ही में रातापानी को देश के 57वें टाइगर रिजर्व के तौर पर नोटिफाई किया गया है। मध्य प्रदेश के रायसेन और सीहोर जिलों में स्थित ये टाइगर रिजर्व 825.9 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। विंध्यन हिल्स में स्थित ये टाइगर रिजर्व इतिहास के लिहाज से बहुत अहम है। दरअसल इसी टाइगर रिजर्व में यूनेस्को से दर्जा प्राप्त विश्व विरासत स्थल भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं। भीमबेटका की गुफाओं को 2003 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया था। इसके अलावा यहीं पर गिन्नौरगढ़ फोर्ट, केरी महादेव मंदिर, रातापानी डैम, झौलियापुर डैम इत्यादि भी स्थित हैं। लेकिन आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इस टाइगर रिजर्व को डॉक्टर विष्णु एस वाकणकर का नाम क्यों दिया जा रहा है। दरअसल डॉक्टर विष्णु एस वाकणकर ही वो व्यक्ति हैं जिनकी बदौलत भीमबेटका आज दुनिया भर में प्रसिद्ध है। डॉक्टर विष्णु एस वाकणकर का पूरा नाम है विष्णु श्रीधर वाकणकर। इन्हें हरि भाऊ के नाम से भी जानते हैं। साथ ही भारत में इन्हें फादर ऑफ इंडियन रॉक आर्ट रिसर्च का दर्जा मिला हुआ है। 23 मार्च 1957 के दिन डॉक्टर वाकणकर ट्रेन से भोपाल जा रहे थे। उन्हें ट्रेन में बैठे हुए दूर पहाड़ और कुछ बड़े पत्थर दिखाई पड़े। जब उन्होंने ट्रेन में बैठे कुछ लोगों से पूछा तो उन्हें भीमबेटका के बारे में पता चला। बताते हैं कि उन्होंने ट्रेन से वहीं छलांग लगाई और वहां पर कोई स्टेशन भी नहीं था। इस तरह उनकी ये छलांग भारतीय शैल कला को एक नई दिशा में ले जाने वाली थी। इससे पहले एक ब्रिटिश सर्वेयर ने 1888 में भीमबेटका पर टिप्पणी की थी, लेकिन फाइनली इसे विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिलाने और दुनिया को इसका महत्व बताने में डॉक्टर विष्णु एस वाकणकर ने बेहद अहम भूमिका निभाई। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा दिसानायके इन दिनों भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। उनकी ये यात्रा कई मायनों में अहम है। दरअसल श्रीलंका में हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं जिनमें अनुरा दिसानायका को जीत मिली है और वे राष्ट्रपति के पद पर काबिज हुए हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनकी पहली विदेश यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के दौरान उन्होंने भारत श्रीलंका के संबंधों को लेकर बेहद अहम बात कही। उनके मुताबिक श्रीलंका की ज़मीन का उपयोग भारत के खिलाफ होने वाली किसी भी गतिविधि के लिए नहीं किया जाएगा। देखिए, अनुरा कुमारा दिसानायके वामपंथी यानी लेफ्ट विंग के नेता हैं। वहीं भारत की वर्तमान सरकार दक्षिणपंथी विचारधारा यानी राइट विंग की तरफ झुकाव वाली मानी जाती है। इसके चलते जब चुनावों में उनकी जीत हुई
तो अनुमान लगाया जा रहा था कि उनका झुकाव भारत की बजाय चीन की तरफ ज्यादा होगा। लेकिन सितंबर में राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करके और दिसंबर में ही भारत की यात्रा ये दिखा रही है कि दोनों देशों के रिश्तों पर विचारधाराओं का प्रभाव नहीं पड़ेगा। मुलाकात के दौरान उन्होंने श्रीलंकाई आर्थिक संकट के दौरान भारत द्वारा की गई मदद को लेकर धन्यवाद भी दिया। वे बिहार स्थित बोधगया की यात्रा भी करेंगे। इसके अलावा दोनों देशों ने अवॉइडिंग डबल टैक्सेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही उन्होंने सामपुर सौर ऊर्जा परियोजना, श्रीलंका के भीतर रेलवे कनेक्टिविटी, दोनों देशों के बीच फेरी और उड़ान सेवाओं, डिजिटल पहचान परियोजना जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की। साथ ही मछुआरों के मुद्दों का सस्टेनेबल सॉल्यूशन खोजने की बात भी कही गई है। दोनों देशों में पर्यटन के लिए रामायण सर्किट और बौद्ध सर्किट पर भी चर्चा की गई। भारत के पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत एक रामायण सर्किट तैयार किया है। ऐसे ही महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रमुख स्थलों को लेकर बौद्ध सर्किट भी तैयार किया गया है। रामायण सर्किट का मकसद भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण स्थलों को पर्यटन के माध्यम से विकसित करना है। इस सर्किट में उन स्थानों को शामिल किया गया है जहां भगवान राम ने अपने जीवन काल में यात्रा की थी। रामायण सर्किट में 9 राज्यों के 15 स्थलों की पहचान की गई है, जिनमें प्रमुख हैं उत्तर प्रदेश के अयोध्या, श्रृंगवेरपुर, नंदीग्राम, चित्रकूट, बिहार के सीतामढ़ी, बक्सर, दरभंगा, मध्य प्रदेश का चित्रकूट, छत्तीसगढ़ का जगदलपुर, ओडिशा का महेंद्रगिरी, तेलंगाना का भद्राचलम, तमिलनाडु का रामेश्वरम, कर्नाटक का हम्पी और महाराष्ट्र के नागपुर और नासिक। इन स्थलों को रेल, सड़क और हवाई मार्ग से जोड़ने के लिए विशेष योजनाएं बनाई गई हैं, जिससे पर्यटकों को सुगम यात्रा का अनुभव हो सके। इसके अलावा बौद्ध सर्किट की बात करें तो बौद्ध सर्किट उन पवित्र स्थलों का समूह है जो भगवान बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं से जुड़े हैं। बौद्ध सर्किट में शामिल हैं लुम्बिनी, जो नेपाल में है, यहाँ भगवान बुद्ध का जन्म स्थान माना जाता है। बोधगया, जो कि बिहार में है, माना जाता है यहाँ बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे आत्मज्ञान प्राप्त किया था। उत्तर प्रदेश के सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। एक और स्थान आता है उत्तर प्रदेश का कुशीनगर, जहां महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। हिंद महासागर में स्थित मायोट आइलैंड में एक भयानक आपदा आई है। दरअसल चिडो साइक्लोन के चलते इस आइलैंड पर तकरीबन 250 लोग जख्मी हो गए हैं। आइलैंड के लोगों के मुताबिक यह आपदा किसी नाभिकीय हमले से कम नहीं है। इस साइक्लोन को 90 सालों में सबसे भयानक बताया जा रहा है। इस आपदा में हुई मौतों के आंकड़े अभी अनडॉक्यूमेंटेड हैं। दरअसल मुस्लिम रीति रिवाजों के अनुसार मायोट में मृतकों को 24 घंटे के भीतर दफना दिया जाता है, जिससे मृतकों की सही संख्या का पता लगाना मुश्किल है। साइक्लोन को चिडो नाम जिम्बाब्वे ने दिया है। मायोट आइलैंड हिंद महासागर में स्थित फ्रांस की टेरिटरी है। यह अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी तट से दूर मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच स्थित है। इस आइलैंड पर फ्रांस का कब्जा 1843 से है। जब 1974 में स्वतंत्रता के लिए वोटिंग की गई तो इस आइलैंड ने आज़ादी के बजाय फ्रांस का आधिपत्य ही चुना। इसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से फ्रांस के रहमो करम पर है। यहाँ हर 4 में से 3 लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन गुजार रहे हैं। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स एक खतरनाक और जानलेवा बीमारी है। यह मानव और पशु दोनों को संक्रमित करता है। एंथ्रेक्स एक बैक्टीरिया के कारण होता है। इस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस एंथ्रासिस। एंथ्रेक्स मिट्टी में इसी बैक्टीरिया से फैलता है और फिर आमतौर पर चरने वाले पशुओं और जंगली जानवरों को संक्रमित कर देता है। एंथ्रेक्स एक जूनोटिक बीमारी है। इसका मतलब है कि जानवरों से मनुष्यों तक फैल सकती है और कुछ मामलों में यह घातक हो सकती है। एंथ्रेक्स रोग को प्लीहा ज्वर, वूल सॉर्टर्स डिजीज, हाइड पॉटर्स डिजीज और गिल्टी बीमारी के तौर पर भी जानते हैं। कहीं कहीं इसे जहरी बुखार भी कहा जाता है। यह बीमारी भेड़ों में अधिक पाई जाती है। पहला सवाल, उस्ताद जाकिर हुसैन का हाल ही में निधन हो गया। वे किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? शहनाई, तबला, वीणा या फिर सितार? अगला प्रश्न है, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व का नाम डॉक्टर विष्णु एस वांकड़कर के नाम पर रखा गया है? कान्हा, पन्ना, रातापानी या फिर बांदीपुर? आइए देखें पिछले बुलेटिन मैंने आपसे कौन से सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, हाल ही में एशिया का पहला जियो साइंस म्यूजियम कहां बनकर तैयार हुआ? नई दिल्ली, जयपुर, ग्वालियर या फिर भोपाल? सही जवाब है विकल्प सी यानी ग्वालियर। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020-21 से 2024-25 तक के टाइम पीरियड के लिए चलाई गई है। यह योजना कृषि मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है या हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो? सही जवाब है विकल्प ए यानी केवल एक। एक देश एक चुनाव की अवधारणा बहुत जल्द लागू होने वाली है।
दरअसल कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में 129वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया है। इसके बाद विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी को भेज दिया गया है। विपक्षी दलों द्वारा बिल को गैर संघीय बताया जा रहा है। विपक्ष के मुताबिक ये बिल संविधान के मूलभूत ढांचे के सिद्धांत का भी उल्लंघन करता है। एक देश एक चुनाव की अवधारणा से मतलब है कि देश भर में लोकसभा, सभी राज्य की विधानसभाओं और शहरी तथा ग्रामीण स्थानीय निकायों यानी नगरपालिकाओं और पंचायतों के चुनाव एक ही समय में कराना। 129वें संविधान संशोधन विधेयक में अनुच्छेद 82A को संविधान में जोड़ने की बात कही गई है। अनुच्छेद 82A में लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं में एक साथ चुनाव कराने के प्रावधान की बात कही गई है। इसके अलावा अनुच्छेद 83 में नए प्रावधान जोड़े जाने का प्रस्ताव है। अनुच्छेद 83 संसद के दोनों सदनों के कार्यकाल से संबंधित है। अभी तक अनुच्छेद 83 में 2 ही क्लॉज थे। 83(1) में राज्यसभा के कार्यकाल का प्रावधान है तो 83(2) में लोकसभा के कार्यकाल का। नए विधेयक के जरिए इसमें कुछ नए प्रावधान जोड़े जाएंगे। इसके अलावा अनुच्छेद 172 में भी संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है। अनुच्छेद 172 राज्य की विधानसभाओं के कार्यकाल से संबंधित है। वहीं अनुच्छेद 327 में कुछ नए शब्द जोड़े जाने का प्रावधान किया गया है। इसमें डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बाद कंडक्ट ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस को जोड़ा जाएगा। अनुच्छेद 327 संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानमंडलों के चुनावों को लेकर प्रावधान बनाने की शक्तियों से संबंधित है। देखिए, एक देश एक चुनाव का मुद्दा वर्तमान सरकार के मैनिफेस्टो में 2014 से है। लंबे वक्त से सरकार इस अवधारणा को हकीकत में बदलने की कोशिश कर रही है। इसके लिए सितंबर 2023 में सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक पैनल गठित किया था। पैनल में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहे गुलाम नबी आजाद, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एन.के. सिंह, लोकसभा के पूर्व सेक्रेटरी जनरल सुभाष कश्यप और सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे शामिल थे। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इसमें विशेष अतिथि सदस्य के तौर पर शामिल हुए थे। इस पैनल ने अपनी रिपोर्ट मार्च 2024 में सौंपी है। सितंबर 2024 में यूनियन कैबिनेट ने इस पैनल की सिफारिशों को हरी झंडी दे दी थी। इस पैनल के मुताबिक एक साथ चुनाव कराने के लिए फेज्ड अप्रोच अपनाई जा सकती है। मतलब ये कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। वहीं 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकायों के चुनाव कराए जा सकते हैं। वहीं सरकार गिरने के केस में बचे हुए कार्यकाल के लिए फिर से चुनाव कराने की सिफारिश की गई है। इस पैनल के अलावा नीति आयोग और विधि आयोग ने भी सरकार को 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए सिफारिशें की थी। सरकार का तर्क है कि अलग अलग चुनाव होने से साल भर देश चुनावी मोड में रहता है, जिसमें खर्चा भी बहुत होता है और सरकारी मशीनरी की इन्वॉल्वमेंट भी बनी रहती है। एक अनुमान के मुताबिक एक साथ चुनाव होने से देश की जीडीपी को 1.5% का बूस्ट मिलेगा। हाल ही में इंडिया मैंग्रोव कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। 2 दिन चले इस सम्मेलन का आयोजन नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च और सेंटर फॉर इंटरनेशनल फॉरेस्ट्री रिसर्च के जरिए किया गया था। इसमें मैंग्रोव इकोसिस्टम से जुड़े तकरीबन 150 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर MS स्वामीनाथन फाउंडेशन की चेयरपर्सन सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि मैंग्रोव को अलग थलग करके नहीं देखा जाना चाहिए। मैंग्रोव को प्रवाल भित्तियों, समुद्री घास और अन्य तटीय प्रजातियों के साथ व्यापक तटीय प्रबंधन रणनीतियों में एकीकृत किया जाना चाहिए। देखिए, मैंग्रोव छोटे पेड़ या झाड़ियां होती हैं जो समुद्र तट के किनारे उगते हैं। इनकी जड़ें सॉल्टी सेडिमेंट्स या समुद्री पानी के अंदर होती हैं। ये एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस यानी चरम मौसम की स्थिति में सर्वाइव कर सकते हैं। इन्हें कम ऑक्सीजन स्तर की ज़रूरत होती है, लेकिन ये निम्न तापमान पर सर्वाइव नहीं कर सकते। इसलिए आमतौर पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। ये कोस्टल डिफेंस में भी अहम भूमिका निभाते हैं। दरअसल इनकी व्यापक तौर पर फैली जड़ें समुद्री तूफानों और ज्वार भाटा के दौरान उखड़ती नहीं है। मैंग्रोव वृक्ष की प्राकृतिक मौत के बाद ये कार्बन को मिट्टी में स्टोर कर देते हैं, जिसे ब्लू कार्बन कहते हैं। मैंग्रोव वन स्थलीय वनों की तुलना में 10 गुना ज़्यादा कार्बन स्टोर करने की क्षमता रखते हैं। वहीं ज़मीनी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की तुलना में 400% ज़्यादा तेज़ गति से कार्बन स्टोर करने की क्षमता रखते हैं। वैश्विक स्तर पर मैंग्रोव के संरक्षण के लिए मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट का गठन किया गया है। भारत भी इसमें शामिल है। भारत में मैंग्रोव कवर का सबसे ज़्यादा परसेंटेज पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। पश्चिम बंगाल में भारत के 40% मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन सुंदरबन मौजूद है। इसके अलावा ओडिशा में भितरकनिका मैंग्रोव वन, तमिलनाडु में पिचावरम मैंग्रोव वन, गोवा में चोराओ आइलैंड, गल्फ ऑफ कच्छ और केरल के वेम्बनाद कोल वेटलैंड और महाराष्ट्र में ठाणे क्रीक प्रसिद्ध हैं।
मैंग्रोव को संरक्षण और बढ़ावा देने के मकसद से यूनियन बजट 2023-24 में मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स मिष्टी योजना की घोषणा की गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को लेकर एक घोषणा की है। उनके मुताबिक 2025 से एनटीए उच्च शिक्षण संस्थाओं में एडमिशन के लिए होने वाले एंट्रेंस एग्जाम्स को ही आयोजित कराएगी, रिक्रूटमेंट एग्जाम्स को नहीं। 2025 में सरकार एनटीए की रीस्ट्रक्चरिंग करने जा रही है। इसके अलावा सरकार भविष्य में होने वाले एंट्रेंस एग्जाम्स को टेक ड्रिवन और कंप्यूटर बेस्ड बनाने पर जोर दे रही है। सरकार की तरफ से यह घोषणा नीट, यूजी पेपर लीक जैसे मामलों के बाद की गई। देखिए, एनटीए सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर्ड एक सोसाइटी है। इसका गठन उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए एक प्रमुख विशेषज्ञ स्वायत्त संगठन के तौर पर किया गया है। इस संस्था का विजन है कि देश के बेस्ट इंस्टीट्यूशन में सही कैंडिडेट पहुंचे, जिससे देश को डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ मिल सके। एनटीए द्वारा जेईई मेन, नीट, यूजी, सी मैट, जीपैट और यूजीसी नेट जैसी परीक्षाएं आयोजित कराई जाती हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में 5वीं CII इंटरनेशनल एनर्जी कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन IECE का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने भारत में ऊर्जा क्रांति की बात कही है। साथ ही बताया गया है कि भारत बहुत जल्द दुनिया की नवीकरणीय ऊर्जा राजधानी बनने वाला है। इस मौके पर भारत द्वारा शुरू किए गए इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लेकर भी वैश्विक स्तर पर भारत की इस क्षेत्र में बढ़ती भूमिका को बताया गया। भारत ने वर्तमान वित्त वर्ष में अप्रैल से लेकर नवंबर के बीच नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 15 गीगावाट का इजाफा किया है। ये आंकड़ा पिछले साल की तुलना में दोगुना है। भारत ने 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन से 500 गीगावाट ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा है। भारत दुनिया के सबसे ज्यादा कोयला संसाधनों वाले देशों में से एक है। इसके बावजूद भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन वैश्विक उत्सर्जन के मुकाबले 1/3 है। भारत G20 देशों में इकलौता ऐसा देश है जिसने 2015 के पेरिस सम्मेलन में कमिट किए गए सतत विकास लक्ष्यों को समय से पहले पूरा कर लिया है। भारत ने 2047 तक विकसित देश बनने का लक्ष्य रखा है। भारत के विकास की अवधारणा पूरी तरह से सतत विकास और ग्रीन ग्रोथ पर आधारित है। भारत 2025-26 तक 38 गीगावाट वाले 50 सोलर पार्क्स की स्थापना के लिए प्रयासरत है। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के मामलों में भारत ने वैश्विक स्तर पर तेजी से बढ़त हासिल की है। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा के उत्पादन में चीन पहले, USA दूसरे और भारत तीसरे नंबर पर है। वहीं 2023 में पवन ऊर्जा के उत्पादन के मामले में भारत 5वें स्थान पर है। 2023 में प्रति व्यक्ति विद्युत खपत के मामले में भारत 10वें स्थान पर आता है। इस मामले में कनाडा पहले नंबर पर है। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है इंस्टीफिकेशन। ऑस्ट्रेलिया की मकवरी डिक्शनरी ने इसे 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। यह शब्द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की गुणवत्ता में समय के साथ आने वाली गिरावट को दर्शाता है। यह प्रक्रिया बताती है कि कैसे शुरुआत में प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं यानी यूजर्स को प्राथमिकता देते हैं, फिर व्यापारियों जैसे विज्ञापनदाताओं या विक्रेताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अंत में अपने मुनाफे को सबसे ऊपर रखते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स द्वारा शुरुआत में ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए बेहतर काम करना और बाद में केवल प्रॉफिट पर फोकस करने पर सर्विसेज में जो गिरावट दर्ज की जाती है उसे ही कहते हैं इंस्टीफिकेशन। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स मार्केट में एस्टैब्लिश होने के लिए शुरुआत में कीमत नाम मात्र की रखते हैं। एक बार यूजर्स इनके लिए यूज्ड टू हो जाएं तो ये कीमतें बढ़ा देते हैं और सर्विसेज की गुणवत्ता में कमी दर्ज की जाती है। पहला सवाल, वृक्ष माता और पौधों का विश्वकोश नाम से मशहूर रही पर्यावरणीय कार्यकर्ता तुलसी गौड़ा का हाल ही में निधन हो गया। वे किस जनजाति से संबंधित थी? हलक्की, चेंचू, हक्की पिक्की या फिर टोडा? अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा उत्पादन के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर किस नंबर पर आता है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? आइए देखें पिछले बुलेटिन मैंने आपसे कौन से सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, उस्ताद जाकिर हुसैन का हाल ही में निधन हो गया। वे किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? शहनाई, तबला, वीणा या फिर सितार? सही जवाब है तबला यानी विकल्प बी। और अगला प्रश्न मैंने पूछा था, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व का नाम डॉक्टर विष्णु एस वाकणकर के नाम पर रखा गया? कान्हा, पन्ना, रातापानी या फिर बांदीपुर? सही जवाब है विकल्प सी यानी रातापानी।
अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप अभी कुर्सी पर बैठे भी नहीं हैं, इसके पहले ही सुर्खियों में छा गए हैं। रोज चौंकाने वाले फैसले ले रहे हैं। अब उन्होंने एक कार्यक्रम में भारत पर रेसिप्रोकल टैक्स लगाने की सीधी सीधी धमकी दे डाली है। ट्रंप के मुताबिक भारत और ब्राजील उन देशों में शामिल हैं जो कुछ अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर हाई टैरिफ लगाते हैं। रेसिप्रोकल टैक्स का मतलब होता है कि भारत अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर जितना टैक्स लगाएगा उतना ही टैक्स अब ट्रंप गवर्नमेंट द्वारा भारतीय प्रोडक्ट्स पर भी लगाए जाएंगे। आसान शब्दों में कहें तो अगर भारत अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर 100% टैरिफ लगाता है तो अमेरिका भी बदले में ऐसा ही करेगा, वह भी भारत पर 100% टैरिफ लगाएगा। भारत और अमेरिका की व्यापार संरचना की बात करें तो 2023-24 में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है। पिछले वित्त वर्ष में भारत ने अमेरिका को 77.51 अरब डॉलर का निर्यात किया, जबकि अमेरिका से 42.2 अरब डॉलर का आयात किया गया। वहीं चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से अक्टूबर के दौरान अमेरिका को किए गए निर्यात में करीब 6% और आयात में 2.46% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। वित्त वर्ष 2020 और 2024 के बीच अमेरिका में किए गए भारत का व्यापारिक निर्यात 46% बढ़ा है और 77.5 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है। दूसरी तरफ दोनों देशों के बीच सेवाओं का व्यापार 2018 के मुकाबले 30% बढ़कर 2024 में 70.5 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। इन सब के अलावा अमेरिका भारत में तीसरा सबसे बड़ा निवेशक भी है। अप्रैल 2000 से जून 2024 के बीच अमेरिका से भारत में 66.7 बिलियन डॉलर का FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुआ था। आपको बता दें कि भारत अमेरिका से पेशेवर, वैज्ञानिक और तकनीकी सेवाओं तथा विनिर्माण और IT प्रोडक्ट्स का प्रमुख आयातक है। रूस की एक समाचार एजेंसी ने बड़ा दावा किया है। इसके मुताबिक यूक्रेन के विरुद्ध जंग के बीच रूस ने अपनी खुद की कैंसर वैक्सीन डेवलप कर ली है। इसे कई अनुसंधान केंद्रों के साथ साझेदारी में एडवांस्ड जेनेटिक तकनीकों के इस्तेमाल से डेवलप किया गया है। इस वैक्सीन को लेकर रूसी संस्था गामालेया नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी के निदेशक अलेक्जेंडर गिंट्सबर्ग का दावा है कि यह प्री क्लिनिकल टेस्ट्स में सफल रही है। यह वैक्सीन कैंसर के लिए जिम्मेदार ट्यूमर के विकास को नियंत्रित करने की क्षमता रखती है। उम्मीद है कि इसे 2025 की शुरुआत तक सार्वजनिक तौर पर इस्तेमाल के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा। इस वैक्सीन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह mRNA तकनीक पर आधारित है। mRNA का मतलब होता है मैसेंजर RNA। यह एक ऐसा मॉलिक्यूल यानी अणु होता है जो DNA से मिले खास निर्देश को राइबोसोम तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होता है। एक तरह से यह DNA और राइबोसोम के बीच मैसेंजर के रूप में काम करता है। वहीं राइबोसोम कोशिका के भीतर प्रोटीन के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। आइए अब जानते हैं कि mRNA वैक्सीन कैंसर के खिलाफ कैसे काम करती है। mRNA वैक्सीन में मैसेंजर RNA के एक छोटे टुकड़े का इस्तेमाल होता है। इस वैक्सीन को शरीर में जैसे ही इंजेक्ट किया जाता है वैसे ही शरीर की कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाओं के खिलाफ एक खास प्रोटीन का उत्पादन करने का निर्देश मिलता है। अगर शरीर उस खास प्रोटीन को डेवलप कर लेता है तो इसका मतलब है कि शरीर में कैंसर कोशिकाओं के खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, जिसके बाद शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली उन कैंसर कोशिकाओं को पहचानने और उन पर हमला करके उन्हें नष्ट करने के लिए तैयार हो जाती है। पारंपरिक वैक्सीन से अलग mRNA वैक्सीन की एक और खासियत है और वो है इसमें अक्सर कमजोर या निष्क्रिय वायरस के जेनेटिक्स का इस्तेमाल होता है। इसका फायदा ये होता है कि शरीर हमलावर वायरस के खिलाफ सटीक प्रतिरक्षा डेवलप करता है। हर साल 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। इसका मकसद दुनिया भर में प्रवासियों के सामने आने वाली कठिनाइयों की ओर ध्यान आकर्षित करना है। इस साल इसकी थीम ऑनरिंग द कंट्रीब्यूशंस ऑफ माइग्रेंट्स एंड रेस्पेक्टिंग देयर राइट्स रखी गई है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2000 में की गई थी। प्रवासियों के संबंध में ये तारीख इसलिए खास है क्योंकि 1990 में इसी तारीख को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सभी प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों के अधिकारों के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को मंजूरी दी गई थी। हालांकि इस सम्मेलन को 2003 में लागू किया गया। इस सम्मेलन का मकसद प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों की सुरक्षा बढ़ाने के साथ साथ यह सुनिश्चित करना था कि उनकी स्थिति या स्थान की परवाह किए बिना उनके अधिकारों को बरकरार रखा जाए। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस प्रवासी भारतीय दिवस से अलग है। प्रवासी भारतीय दिवस को भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को उजागर करने के लिए हर साल
9 जनवरी को मनाया जाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों से संबंधित आपकी परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण कुछ डेटा भी देख लेते हैं। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 की अगर माने तो साल 2020 में दुनिया में लगभग 28.1 करोड़ अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी थे, जो वैश्विक आबादी का 3.6% है। पिछले 5 दशकों में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या में इजाफा हुआ है। वर्तमान में 1970 में अनुमानित संख्या से यह 3 गुना अधिक है। वर्तमान में भी दुनिया भर में महिला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की तुलना में पुरुषों की संख्या ज्यादा है। साल 2000 में पुरुष और महिला प्रवासियों का विभाजन 50.6% और 49.4% था। 2020 में यह 51.9% और 48.1% हो गया है। इससे पता चलता है कि साल 2000 से महिला प्रवासियों की हिस्सेदारी घट रही है, जबकि पुरुष प्रवासियों की हिस्सेदारी में 1.3% की बढ़ोतरी हुई है। नेचर कम्युनिकेशंस पत्रिका में एक बेहद दिलचस्प रिसर्च छपी है। वैज्ञानिकों ने हमारी आकाश गंगा मिल्की वे के सेंटर में स्थित एक मैसिव ब्लैक होल सैजिटेरियस ए के नजदीक 2 तारों को एक दूसरे के चारों ओर घूमते हुए देखा। इसे D9 बाइनरी स्टार सिस्टम नाम दिया गया है। आज तक वैज्ञानिकों ने कभी भी जुड़वा तारों को इतने नजदीक नहीं देखा था। वैसे वैज्ञानिकों का मानना है कि किसी भी मैसिव ब्लैक होल के नज़दीक तारे बन सकते हैं और उनकी परिक्रमा भी कर सकते हैं, मगर इतने नज़दीक जुड़वा तारों का होना हैरान करने वाली घटना है। ऐसा इसलिए क्योंकि सुपर मैसिव ब्लैक होल के पास गुरुत्वाकर्षण का अधिक प्रभाव किसी भी पिंड के अस्तित्व की संभावना को मुश्किल बना देता है। नए जुड़वा तारों की मौजूदगी का सबसे बड़ा कारण इनके बीच की उस दूरी को बताया जा रहा है जिसमें वे एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे हैं। अगर वे आपस में बहुत ज़्यादा फैले हुए होते तो ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण उन्हें अलग कर देता, और अगर वे ज़्यादा करीब होते तो वे आपस में विलीन हो जाते। हालांकि वैज्ञानिकों को अंदाजा है कि वे आखिर में एक में मिल सकते हैं, मगर इसमें टाइम कितना लगेगा ये कहना मुश्किल है। अगर बात बाइनरी या जुड़वा तारों की करें तो ब्रह्मांड में इनका दिखना काफ़ी आम बात है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि लगभग 85% तारे बाइनरी सिस्टम में ही मौजूद हैं। इनमें से कुछ 3 या उससे ज़्यादा तारों वाले सिस्टम में भी मौजूद हैं। वहीं लगभग हर बड़ी गैलेक्सी के केंद्र में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है। सैजिटेरियस ए ब्लैक होल मिल्की वे के केंद्र में मौजूद है। यह सूरज से लगभग 4 मिलियन गुना ज़्यादा भारी है। आइए देखें आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है सोलर फ्लेयर्स। सोलर फ्लेयर को सौर ज्वाला के नाम से भी जानते हैं। यह सूरज के बाहरी हिस्से कोरोना में होने वाला एक अचानक और ताकतवर विस्फोट है जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। यह घटना आमतौर पर सूर्य के सन स्पॉट के पास बड़े पैमाने पर चुंबकीय गतिविधि होने के कारण होती है। ये महज कुछ सेकंड्स या मिनटों में विकसित हो जाती हैं और कई घंटों तक रह सकती हैं। इस दौरान हाई एनर्जी पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम, हार्ड एक्सरे और रेडियो तरंगें निकलती हैं। इसके अलावा जब सौर ज्वालाएं इंटरप्लैनेटरी मीडियम के साथ संपर्क करती हैं तो यह शॉक वेव पैदा कर सकती हैं। सौर ज्वालाएं एक्सरे और पराबैंगनी प्रकाश में ज्यादा चमकदार होती हैं। इस दौरान ये सूरज से भी ज्यादा चमकीला दिखाई पड़ता है। पहला सवाल, 18 दिसंबर 2024 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की थीम क्या है? ऑनरिंग द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ माइग्रेंट्स फॉर द फ्यूचर, ऑनरिंग द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ माइग्रेंट्स एंड रिस्पेक्टिंग देयर राइट्स, ऑनरिंग द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ माइग्रेंट्स फॉर इंटरनेशनल पीस, या फिर इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, नमस्ते स्कीम संबंधित है रेलवे कर्मचारियों से, सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मचारियों से, सुरक्षा कर्मचारियों से, या फिर सभी तीनों? आइए देखिए पिछले बुलेटिन मैंने आपसे कौन से सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला प्रश्न है, वृक्ष माता और पौधों का विश्वकोश नाम से मशहूर रही पर्यावरणीय कार्यकर्ता तुलसी गौड़ा का हाल ही में निधन हो गया। वे किस जनजाति से संबंधित थी? हलक्की, चेंचू, हक्की पिक्की, या फिर टोडा? सही जवाब है विकल्प ए यानी हलक्की। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा उत्पादन के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर कौन से नंबर पर आता है? पहला, दूसरा, तीसरा, या फिर चौथा? सही जवाब है विकल्प सी यानी तीसरा। पड़ोसी देश पाकिस्तान को अमेरिका से झटका लगा है। दरअसल अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर प्रतिबंध लगा दिया है। पाकिस्तान के लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम से संबंधित 4 संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। इन पर आरोप है कि ये संस्थाएं सामूहिक विनाश के हथियारों का प्रसार करने वाली हैं। प्रसार में ऐसी वस्तुओं का निर्माण, अधिग्रहण, कब्जा, विकास, परिवहन, हस्तांतरण या इस्तेमाल करने की किसी भी प्रकार की कोशिश को शामिल किया गया है। प्रतिबंधों में एक सरकारी कंपनी नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स के साथ
साथ कराची स्थित 3 निजी कंपनियां शामिल हैं। ये संस्थाएं पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम में सहायता करती थी। ये लंबी दूरी के मिसाइलों के लिए उपकरण और सामान की आपूर्ति करती थी। अब इन कंपनियों के साथ अमेरिकियों को व्यापार करने से रोक दिया गया है। आपको बता दें कि नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइलों के विकास के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। इसके द्वारा ही पाकिस्तान की परमाणु सक्षम शाहीन मिसाइलों की सीरीज भी डेवलप की गई है। पाकिस्तान ने 1998 में अपना पहला परमाणु हथियार परीक्षण किया था। तब ऐसा करने वाला वो 7वां देश बना था। अन्य 6 देशों में P5 समूह के 5 देश चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद भारत शामिल थे। पाकिस्तान ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने से भी इनकार कर दिया है। परमाणु अप्रसार संधि परमाणु हथियारों के बढ़ावे को रोकने के लिए डिजाइन की गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। रक्षा जानकारों का अनुमान है कि वर्तमान में पाकिस्तान के पास लगभग 170 परमाणु वॉरहेड हैं। पर्यावरण जगत से एक अच्छी खबर आ रही है। दरअसल असम में पहली बार प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत गंगा नदी डॉल्फिन की सैटेलाइट टैगिंग की गई है। इसे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा असम वन विभाग और जैव विविधता संरक्षण समूह अरण्यक के सहयोग से लागू किया गया। इसका मकसद गंगा नदी डॉल्फिन के निवास स्थान की जरूरतों, आवाजाही के पैटर्न या घर व सीमा की जानकारी की कमी को दूर करना है। टैगिंग डॉल्फिन्स की पहचान करने का एक अहम तरीका है। यह डॉल्फिन्स के लोकेशन से जुड़ी जानकारी हासिल करने में मदद करेगा। इसके तहत टैगिंग का पहला काम एक स्वस्थ नर डॉल्फिन पर किया गया। टैगिंग का सबसे बड़ा फायदा होगा कि इससे डॉल्फिन के मौसमी और प्रवासी पैटर्न, सीमा, फैलाव और आवास इस्तेमाल को समझने में मदद मिलेगी। खासकर ऐसी जगहों पर जहां इंसानी गतिविधियों द्वारा नदी के पैटर्न में बदलाव आ गया है और इससे प्रजातियों की आवाजाही बाधित होने लगी है। गंगा नदी डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। इसका वैज्ञानिक नाम प्लैटिनिस्टा गैंगेटिका है। इसे IUCN द्वारा एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। यह आंशिक तौर पर दृष्टिहीन होता है। यह अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इको लोकेशन पर निर्भर है। यह अपने अजीबोगरीब व्यवहार के कारण भी फेमस है। एक समय में केवल 5 से 30 सेकंड के लिए यह सतह पर आता है। इसका नुकसान यह होता है कि इनकी पारिस्थितिक जरूरतों को समझने और उसके जीवन की सुरक्षा और संरक्षण के उपायों को करने के लिए चुनौती हो जाती है। एक अनुमान के मुताबिक इस प्रजाति की लगभग 90% आबादी भारत में ही पाई जाती है। यह गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली नदी प्रणाली में फैली हुई है। हालांकि पिछले 100 सालों में इसकी आबादी में भारी गिरावट भी देखी गई। प्रोजेक्ट डॉल्फिन भारत सरकार की एक लॉन्ग टर्म संरक्षण परियोजना है, जिसका मकसद नदी और महासागरीय डॉल्फिनों का संरक्षण करना है। इसका ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 को किया था। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को इस परियोजना के लिए नोडल मंत्रालय बनाया गया है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन पर UPSC द्वारा 2020 के प्रीलिम्स में सवाल भी पूछा जा चुका है। सवाल था, प्रोजेक्ट डॉल्फिन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है? इसका उद्देश्य केवल गंगा डॉल्फिन का संरक्षण करना है। यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक परियोजना है। कूट के जरिए सही उत्तर देना था, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 नहीं 2। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2। यानी यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक परियोजना है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन का उद्देश्य भारत में नदी और समुद्री डॉल्फिन दोनों का संरक्षण करना है, न कि केवल गंगा नदी डॉल्फिन का। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के पिपलांत्री मॉडल की सराहना की है। कोर्ट ने राजस्थान सरकार को सभी जिलों में पवित्र उपवनों का सर्वेक्षण पूरा कर उन्हें अधिसूचित करने का निर्देश दिया है। साथ ही राज्य वन विभाग से जमीनी और सैटेलाइट की मदद से सर्वेक्षण करके हर पवित्र उपवन की मैपिंग कर उन्हें वन क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति की जून 2005 में प्रकाशित रिपोर्ट में भी इस तरह की सिफारिश की गई थी, मगर इसे अभी तक अमल में नहीं लाया जा सका है। अब कोर्ट ने वनों के आकार या विस्तार के आधार पर नहीं, बल्कि उनके उद्देश्य और स्थानीय समुदाय के लिए उनके सांस्कृतिक और पारिस्थितिक महत्व के मुताबिक वर्गीकृत करने को कहा है। इसके लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और राजस्थान वन विभाग को एक 5 सदस्यीय समिति बनाने का भी आदेश दिया गया है। इस समिति की अध्यक्षता हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे। समिति में वन विभाग के सीनियर अधिकारी और स्पेशलिस्ट को शामिल किया जाएगा। इसके तहत एक स्पेशलिस्ट, रिटायर्ड मुख्य वन संरक्षण, पर्यावरण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और राजस्थान के वन तथा राजस्व विभागों से एक वरिष्ठ अधिकारी को शामिल किया जाएगा। समिति के नियमों और शर्तों को केंद्र और राजस्थान सरकार द्वारा साझे तौर पर अपनाया जाएगा। राजस्थान के पवित्र उपवनों को स्थानीय तौर पर ओरण, देववन,
रुंध जैसे दूसरे नामों से भी जाना जाता है। ये पारिस्थितिक रूप से बेहद समृद्ध हैं और स्थानीय संस्कृतियों में इन्हें आदर मिलता है। इनके महत्व को देखते हुए इन्हें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत शामिल करने की सिफारिश भी की गई है। साथ ही अधिनियम की धारा 36C की मदद से इनके संरक्षण पर जोर दिया गया है। धारा 36C सामुदायिक रिजर्व घोषित करने की अनुमति देता है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिलते ही राजस्थान सरकार ने जिलेवार अधिसूचनाओं के माध्यम से पवित्र उपवनों की पहचान कर उन्हें वन के रूप में अधिसूचित करना शुरू कर दिया है। इससे इन क्षेत्रों को कानूनी सुरक्षा मिलेगी तथा जैव विविधता और सांस्कृतिक परंपराओं के लिए उनके महत्व को मान्यता मिलेगी। अब बात पिपलांत्री मॉडल की भी करते हैं। पिपलांत्री राजस्थान के राजसमंद जिले का एक गांव है। करीब 2 दशक पहले वहां के सरपंच ने गांव में हर बेटी के जन्म पर 111 पेड़ लगाने की व्यवस्था शुरू की। साथ ही बेटी के जन्म पर गांव की तरफ से सामूहिक चंदे से 31,000 रुपए के फिक्स्ड डिपॉजिट करवाने के अलावा लड़कियों की पढ़ाई को भी प्रोत्साहित किया गया। अब इसका नतीजा ये निकला है कि गांव में बेटियों के जन्म पर खुशी का माहौल होता है। पूरा इलाका हरा भरा हो गया है। वहां पशु पक्षी भी रहने लगे हैं और ग्राउंड वाटर का स्तर भी बेहतर हो गया है। तापमान में भी 3 से 4 डिग्री की गिरावट बताई जा रही है। इसकी वजह से मिट्टी के कटाव और बढ़ती मरुभूमि को भी बचाया जा सका है। अब जरूरी है कि इस मॉडल को पूरे देश में फैलाया जाए ताकि सतत विकास और लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया जा सके। भारत और चीन सीमा विवाद को सुलझाने के लिए 6 बिंदुओं पर सहमत हो गए हैं। यह सहमति राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी की मुलाकात पर बनी है। सीमा पर तनाव बढ़ने के बाद यह पहली विशेष प्रतिनिधि स्तर की बैठक थी। यह बैठक बीते दिनों रूस के कजान में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद हुई है। बैठक का मकसद सीमा पर शांति बनाए रखना तथा निष्पक्ष, उचित और दोनों पक्षों द्वारा अपनाए जा सकने वाले समाधान की तलाश करना था। जिन बिंदुओं पर सहमति बनी है उनमें पहला है सीमा पर शांति बहाली और स्थिरता। दूसरा है स्पष्ट, तार्किक और परस्पर स्वीकार्य फ्रेमवर्क को महत्व देना। तीसरे बिंदु में तिब्बत जैसे क्षेत्रों में सीमा पार पर्यटन और सीमा पार नदी जल सहयोग तथा सिक्किम के नाथुला दर्रे के जरिए सीमा व्यापार और कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली शामिल है। चौथे में दोनों पक्षों द्वारा स्पेशल प्रतिनिधियों के जरिए कूटनीतिक और सैन्य वार्ता तंत्र की बहाली को रखा गया है। पांचवें में विश्वास बहाली के उपाय करना शामिल है, जबकि छठे में अगले साल भारत में विशेष प्रतिनिधियों की बैठकों का एक नया दौर आयोजित करना शामिल है। आपको बता दें कि लद्दाख के गलवान में हुई झड़पों से पैदा हुए तनाव के लंबे समय के बाद बीते अक्टूबर में भारत और चीन दोनों ने डेमचोक और देप्सांग से भी अपने सैनिकों को वापस बुला लिया था। चीन और भारत एक लंबी सीमा साझा करते हैं जिसे LAC कहते हैं। LAC भारत नियंत्रित भूक्षेत्र और चीन नियंत्रित भूक्षेत्र को अलग करती है। भारत इसकी लंबाई 3488 किलोमीटर मानता है, जबकि चीन इसकी लंबाई केवल 2000 किलोमीटर मानता है। LAC 3 सेक्टर में विभाजित है। पश्चिम में लद्दाख, मध्य में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तथा पूर्व में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। पूर्व में यह करीब करीब मैकमोहन लाइन के समानांतर फैली हुई है, जहां छिटपुट सीमाई विवाद हैं। सबसे बड़ा विवाद है पश्चिमी सेक्टर में। वर्तमान में यही दोनों देशों के बीच की वास्तविक सीमा है। इस पर सालों से विवाद कायम है। आज तक इसे पूरी तरह से सुलझाया नहीं जा सका है। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है अर्घट। अर्घट को अर्घट्टम भी कहा जाता है। यह एक प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय मशीन है जिसका इस्तेमाल सिंचाई और पानी खींचने के लिए किया जाता था। इसे बैल, ऊंट या फिर इंसान के द्वारा चलाया जाता था। अर्घट में एक बड़े पहिए से जुड़ी घुमावदार बाल्टियां या घड़े लगे होते थे जो पानी को कुएं, नदी या तालाब से खींचकर खेतों तक पहुंचाते थे। यह उपकरण मुख्यतः भारत और दक्षिण एशिया के बाकी हिस्सों में प्रचलित था। अर्घट को जल प्रबंधन और टिकाऊ कृषि का एक बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। आधुनिक काल में भी ग्रामीण और पारंपरिक क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल होता है, खासकर ऐसे क्षेत्रों में जहां बिजली और आधुनिक पंप की सुविधा नहीं पहुंच सकी है। पहला सवाल है, गंगा नदी डॉल्फिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। यह गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना नदी प्रणालियों में पाया जाता है। इसे IUCN द्वारा एंडेंजर्ड कैटेगरी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कूट के माध्यम से सही उत्तर देना है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। दूसरा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र किस मंत्रालय के अधीन है? पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय। आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला प्रश्न था
18 दिसंबर 2024 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की थीम क्या है? ऑनरिंग द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ माइग्रेंट्स फॉर द फ्यूचर, ऑनरिंग द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ माइग्रेंट्स एंड रिस्पेक्टिंग देयर राइट्स, ऑनरिंग द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ माइग्रेंट्स फॉर इंटरनेशनल पीस, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी ऑनरिंग द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ माइग्रेंट्स एंड रिस्पेक्टिंग देयर राइट्स। अगला प्रश्न था नमस्ते स्कीम संबंधित है रेलवे कर्मचारियों से, सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मचारियों से, सुरक्षा कर्मचारियों से, या फिर सभी तीनों। सही जवाब है सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मचारियों से, यानी विकल्प बी। भारत क्वांटम कम्युनिकेशन के लिए 2 से 3 साल में एक क्वांटम सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना बना रहा है। इसे नेशनल क्वांटम मिशन के तहत लॉन्च किया जाएगा। क्वांटम सैटेलाइट क्वांटम टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। इसका इस्तेमाल क्वांटम संचार के लिए किया जाता है। यह संचार क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों पर आधारित होता है और यह पारंपरिक एन्क्रिप्शन सिस्टम से ज़्यादा सुरक्षित होता है। यह अपने सिग्नल्स को सुरक्षित करने के लिए क्वांटम फिजिक्स का इस्तेमाल करता है। क्वांटम उपग्रहों के जरिए ज़मीन पर उपलब्ध दूरी से कहीं ज़्यादा लंबी दूरी पर संचार स्थापित किया जा सकता है। वैसे संचार का मतलब बहुत ब्रॉड होता है, पर एक लाइन में अगर इसका मतलब समझें तो यह सिग्नल भेजने और प्राप्त करने वाली टेक्नोलॉजी से संबंधित होता है। इन तकनीकों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है सुरक्षा। सुरक्षा मतलब नेटवर्क के जरिए बड़ी दूरी पर प्रसारित किए जा रहे मैसेजेस को इंटरसेप्ट करने से बचा लेना। क्वांटम तकनीक को सुरक्षा के लिहाज से बहुत अहम माना जाता है। आइए अब जानते हैं इस तकनीक में मैसेज कैसे सुरक्षित किए जाते हैं। मान लीजिए कि कुछ लोग ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे हैं। उनमें से फील्डिंग कर रहे 2 लोग ग्राउंड के अलग अलग छोर पर खड़े हैं और एक दूसरे से कुछ बात करना चाहते हैं। सबसे आसान तरीका तो ये है कि वे चिल्लाकर बोलें या फिर अपने हाथ से इशारा करें, मगर यहाँ एक खतरा है। एक तीसरा इंसान भी उसी ग्राउंड के बीच में खड़ा है और बातचीत को सुनने की कोशिश कर रहा है। अगर पहले वाले दोनों लोग चिल्ला रहे हैं या हाथ के इशारे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बाकी लोग भी उनके मैसेजेस को समझने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर वे व्हाट्सएप के जरिए बातचीत कर लें तो ऐसा नहीं होगा। तब उनके बीच की बातचीत सुरक्षित हो जाएगी। ऐसा इसीलिए क्योंकि व्हाट्सएप पे मैसेज एन्क्रिप्टेड है। एन्क्रिप्शन का मतलब है कि मैसेज को प्रसारित करने से पहले उसे एक सीक्रेट कोड में बदल दिया जाता है। जब रिसीवर इस मैसेज को प्राप्त करता है तो वो मैसेज को डिक्रिप्ट कर देता है। बीच में कोई भी इस तरह के मैसेज को इंटरसेप्ट अगर कर भी ले तो वो डिक्रिप्शन कोड को जाने बिना इसे पढ़ नहीं पाएगा। इस व्यवस्था को क्रिप्टोग्राफिक सिक्योरिटी कहा जाता है। जैसा कि आप जान चुके हैं कि क्वांटम क्रिप्टोग्राफी मैसेजेस या सिग्नल्स को सुरक्षित करने के लिए क्वांटम फिजिक्स का इस्तेमाल करता है। इसके तहत QKD यानी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन तकनीक का इस्तेमाल होता है। ये टेक्नोलॉजी पहले की पारंपरिक तकनीक से बहुत अलग है। पारंपरिक क्रिप्टोग्राफिक तकनीक में किसी मैसेज को इनक्रिप्ट या लॉक करने के लिए एक सीक्रेट कोड का इस्तेमाल किया गया है, जिसे केवल मैसेज को हासिल करने वाला ही डिक्रिप्ट कर पाता है, क्योंकि सीक्रेट कोड केवल उसे ही पता है। लेकिन सोचिए कि अगर कोई ट्रांसमिशन के दौरान छिपकर कोड को सुन रहा हो तो क्या होगा? तब मैसेज के बारे में उसे भी पता चल जाएगा और मैसेज की सुरक्षा खत्म हो सकती है। क्वांटम फिजिक्स अलग अलग तरीकों से छिपकर सुनने का न केवल खतरा टालता है बल्कि छिपकर सुनने की घटना का खुलासा भी करता है। इसके लिए यह 2 टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करता है। पहला है क्वांटम मेजरमेंट। इसके तहत की या कुंजी के बारे में जानकारी प्रकाश के सब एटॉमिक पार्टिकल फोटॉन में एनकोड की जाती है। ट्रांसमिशन के दौरान अगर कोई इसे इंटरसेप्ट करके मापता है तो फोटॉन की स्थिति खुद ब खुद बदल जाएगी और दोनों साइड के लोगों को पता चल जाएगा कि इस की के साथ छेड़छाड़ की गई है। दूसरा तरीका है क्वांटम इंटेंगलमेंट या फिर क्वांटम उलझाव। इसमें 2 फोटॉन को आपस में उलझा दिया जाता है। जब 2 फोटॉन उलझे हुए होते हैं तो एक कण में कोई भी बदलाव तुरंत दूसरे कण को बदल देता है। इससे कोड अपने आप बदल जाता है। उम्मीद है कि आप इस टेक्नोलॉजी को समझ पाए होंगे। अब क्वांटम सैटेलाइट पर वापस आते हैं। दुनिया का पहला क्वांटम संचार उपग्रह मिसियस है। इसे चीन द्वारा 2016 में लॉन्च किया गया था। इसका नाम प्राचीन चीनी दार्शनिक मोजी के नाम पर रखा गया है। वहीं राष्ट्रीय क्वांटम मिशन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का एक कार्यक्रम है। इसका मकसद अगली पीढ़ी के संचार और रिमोट सेंसिंग सिस्टम्स के विकास में क्वांटम फिजिक्स के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अप्रैल 2023 में 6000 करोड़ रुपए की कुल लागत से इस मिशन को मंजूरी दी थी। इसे 2023 से 2031 तक लागू किया जाना है। जंग की सबसे बेहतरीन कला है कि बिना लड़े हुए ही दुश्मन को पस्त कर दो।
यह बात करीब 500 ईस्वी पूर्व चीन के फेमस फौजी जनरल सुन जू ने द आर्ट ऑफ वॉर नाम की किताब में लिखी थी। चीन में इस किताब को आज भी वैसा ही माना जाता है जैसे भारत में चाणक्य नीति को। माना जा रहा है कि चीन जंग की इस कला के मुताबिक ही अपने पड़ोसी देशों के साथ व्यवहार करता है। कमजोर पड़ोसियों को कर्ज के जाल में फंसा लेता है और ताकतवर पड़ोसियों को विवादों में। अंग्रेजी अखबार द हिंदू के ताजे आंकड़ों की माने तो 2023 के आखिर तक दुनिया के द्विपक्षीय बाहरी कर्ज का 25% से ज्यादा हिस्सा अकेले चीन ने बांट रखा है। 2 दशक पहले तक यह शायद ही कभी पैसा उधार देता हो, मगर आज यह दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदाता बन गया है। 2 दशक पहले तक जापान दुनिया का सबसे बड़ा द्विपक्षीय कर्जदाता था। उसके बाद जर्मनी, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम का स्थान था। लेकिन 2 दशक पहले जैसे ही चीन ने इस बाजार में एंट्री की, पिछले 2 दशकों में इसके बाहरी कर्ज में तो भारी बढ़ोतरी हुई ही, साथ ही देशों द्वारा लिए गए द्विपक्षीय बाहरी ऋण की मात्रा में भी बहुत तेजी आई। 1973 से 2023 के बीच सभी देशों द्वारा लिया गया बकाया विदेशी कर्ज 49.5 बिलियन डॉलर से बढ़कर 741 बिलियन डॉलर हो गया है। इसी अवधि में चीन द्वारा दिया गया बकाया विदेशी कर्ज 1 बिलियन डॉलर से बढ़कर 193 बिलियन डॉलर हो गया। प्रतिशत के लिहाज से चीन द्वारा दिया बकाया कर्ज का हिस्सा 2003 तक 1% के आसपास था, जो 2013 तक बढ़कर 16.6% और 2023 तक 26% हो गया। 2023 के अंत तक पाकिस्तान पर चीन का 22 मिलियन डॉलर बकाया है। यह पाकिस्तान द्वारा लिए गए सभी द्विपक्षीय कर्ज का लगभग 60% है। गौर कीजिएगा कि जिन देशों को चीन ने कर्ज दिया था उनमें से कई देश वित्तीय संकट में थे, जो बाद में और भी बदतर होते चले गए या घोर वित्तीय संकट में आ गए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है लाओस और श्रीलंका। एशिया के सबसे गरीब देशों में से एक लाओस पर 2023 में चीन का 6 बिलियन डॉलर बकाया था, जो उसके द्विपक्षीय बाहरी कर्ज का 75% से अधिक था। लगातार उच्च मुद्रास्फीति, मुद्रा अवमूल्यन और धीमी ग्रोथ रेट के कारण देश की आर्थिक स्थिति बदहाल हो गई। मौका परस्त चीन ने इस मौके का फायदा उठाते हुए 2021 में अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत लाओस के साथ एक हाई स्पीड रेल लाइन का समझौता कर लिया। इसी तरह श्रीलंका पर चीन का 8 बिलियन डॉलर बकाया है। यह उसके द्विपक्षीय कर्ज का लगभग 50% है। जब अपने कर्ज को चुकाने के लिए श्रीलंका संघर्ष कर रहा था, तब उसने 2017 में अपने प्रमुख बंदरगाह हम्बनटोटा को चीन को सौंप दिया। ऐसा ही तेल उत्पादक देश अंगोला और मध्य अफ्रीकी देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के साथ हुआ। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो पर अपने द्विपक्षीय कर्ज का 88% चीन का बकाया है। यहाँ के 19 कोबाल्ट उत्पादक खदानों में से 15 चीनी कंपनियों के स्वामित्व में हैं या उनके द्वारा फाइनेंस किए गए हैं। इतना ही नहीं, 16 उप सहारा देशों पर चीन का 50% से ज्यादा बाहरी कर्ज बकाया है। इस तरह आज चीन दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदाता बन गया है। चीन के बाद जापान और नीदरलैंड का स्थान है, मगर 1973 और 1983 के अंत तक अमेरिका सबसे बड़ा कर्जदाता था। बाद में जापान ने अमेरिका को पछाड़ते हुए 1993, 2003 और 2013 के अंत तक शीर्ष कर्जदाता का स्थान लिया और अमेरिका द्वारा वसूले जाने वाला बाहरी कर्ज का हिस्सा 1973 में 36% से घटकर 2023 में मात्र 4% रह गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि द्विपक्षीय बाह्य कर्ज किसी देश का विदेशी सरकारों के प्रति उधार होता है। इसमें केवल द्विपक्षीय कर्ज को शामिल किया जाता है, न कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और बॉन्ड धारकों जैसी एजेंसियों से लिए गए कर्ज। वहीं बाह्य ऋण स्टॉक किसी देश द्वारा गैर निवासियों को दिया जाने वाला कर्ज है, जिसे मुद्रा, वस्तु या सेवाओं में चुकाया जाता है। इसमें सभी सार्वजनिक गारंटीकृत और निजी गैर गारंटीकृत लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कर्ज शामिल होते हैं। आज अमूमन सभी लोगों को किसी न किसी काम के लिए इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। हाल ही में मोबाइल पर इंटरनेट की सबसे ज्यादा स्पीड को लेकर स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स जारी की गई। दिलचस्प बात यह है कि इस इंडेक्स के टॉप 10 देशों में अमेरिका, जापान, भारत और जर्मनी जैसे प्रमुख देश शामिल नहीं हैं। इस लिस्ट में पहले 3 स्थान पर खाड़ी देश हैं। संयुक्त अरब अमीरात 441.89 एमबीपीएस की स्पीड के साथ इस लिस्ट में टॉप पर है। कतर 358 एमबीपीएस की मोबाइल इंटरनेट की स्पीड के साथ दूसरे और कुवैत तीसरे नंबर पर है। इस लिस्ट में एशिया के 5 देश हैं। अन्य 2 देश दक्षिण कोरिया और चीन हैं। वहीं अमेरिका मोबाइल डाउनलोड स्पीड के मामले में 13वें स्थान पर है। भारत की बात करें तो भारत की रैंकिंग में 1 स्थान का सुधार हुआ है। भारत इस लिस्ट में इस बार 25वें नंबर पर है। देश में मोबाइल इंटरनेट की स्पीड 100 एमबीपीएस के करीब है। पाकिस्तान में इसकी स्पीड 21 एमबीपीएस से भी कम है और वह लिस्ट में 97वें नंबर पर है। बांग्लादेश 28 एमबीपीएस की स्पीड के साथ 88वें नंबर पर है। हालांकि ब्रॉडबैंड के मामले में भारत की स्थिति नेपाल से भी बदतर है। भारत में इसकी स्पीड 63.55 एमबीपीएस है और वह 91वें नंबर पर है। नेपाल में जबकि इसकी स्पीड
71 एमबीपीएस के करीब है और वो 87वें नंबर पर है। इस लिस्ट में सिंगापुर 324 एमबीपीएस की स्पीड के साथ पहले नंबर पर है। एक डेटा के मुताबिक अक्टूबर 2024 तक दुनिया में कुल 5.52 बिलियन लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे थे। पिछले 12 महीनों में इंटरनेट यूजर्स की संख्या में 151 मिलियन की वृद्धि हुई है। भारत में 900 मिलियन से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं। यह चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑनलाइन बाजार है। आपको बता दें कि स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स ऊकला द्वारा जारी किया जाता है। यह अमेरिका के सिएटल में स्थित एक कंपनी है जो इंटरनेट स्पीड टेस्टिंग के साथ साथ इंटरनेट डेटा का विश्लेषण का काम करता है। शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू होने के कुछ ही देर बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। यह फैसला सरकार और विपक्ष के हंगामे के बीच लिया गया। सदन को स्थगित करने से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सांसदों को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा कि किसी भी राजनीतिक दल, संसद सदस्य या सांसदों के समूह को संसद भवन के द्वार पर कोई धरना या प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। भारतीय संसद को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने का मतलब होता है बिना अगली बैठक की तारीख तय किए सत्र को अनिश्चितकाल के लिए रोक देना। जब लोकसभा या राज्यसभा का सत्र समाप्त हो जाता है और आगे की बैठक के लिए कोई दिन निर्धारित नहीं किया जाता तो इसे अनिश्चितकाल के लिए स्थगन कहते हैं। यह सत्रावसान से पहले का चरण होता है। दोनों में फर्क यह होता है कि सत्रावसान राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है जबकि सत्र स्थगित करने का अधिकार लोकसभा के मामले में अध्यक्ष और राज्यसभा के मामले में सभापति के पास होता है। सत्रावसान और नए सत्र को आहूत करने तक के समय को अवकाश कहते हैं। सत्रावसान का मतलब है सत्र का समाप्त होना, न कि विघटन होना। इसको ध्यान रखिएगा। विघटन केवल लोकसभा के मामले में होता है जब इसकी 5 साल की अवधि पूरी हो जाती है। राज्यसभा कभी भी विघटित या फिर भंग नहीं होती। संसद के सत्र के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 85 में प्रावधान है। संसद के किसी सत्र को बुलाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है। इस पर निर्णय संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा लिया जाता है जिसे राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक रूप दिया जाता है। भारत में कोई निश्चित संसदीय कैलेंडर नहीं है। इसके समय को लेकर संविधान के अनुच्छेद 85 में केवल इतना कहा गया है कि संसद के दोनों सत्रों के मध्य का अंतराल 6 माह नहीं होना चाहिए, यानी 6 माह से कम ही रहना चाहिए। परंपरागत तौर पर संसद के एक वर्ष में 3 सत्र आहूत किए जाते हैं: बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। सत्र को आहूत करने के लिए राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन को समय समय पर समन जारी करते हैं। आइए देखें आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है जजिया। मध्यकालीन भारत में जजिया एक प्रकार का टैक्स था। इसे इस्लामी शासकों द्वारा गैर मुस्लिम प्रजा से लिया जाता था। इसका मूल मकसद इस्लामी शरिया कानून के मुताबिक इस्लामी साम्राज्य में रहने वाले गैर मुसलमानों से आर्थिक सहयोग लेना था। बदले में उन्हें धार्मिक आज़ादी और साम्राज्य में सुरक्षा का आश्वासन दिया जाता था। एक लाइन में कहें तो इसे गैर मुस्लिम जनता से उनकी रक्षा और साम्राज्य में उनके अधिकारों की गारंटी के बदले लिया जाता था। आमतौर पर गरीबों, महिलाओं, बच्चों, बूढ़ों और धार्मिक पुजारियों को इससे छूट दी जाती थी। भारत में जजिया का पहली बार जिक्र 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी और उसके बाद दिल्ली सल्तनत के दौरान हुआ। फिर मुगल काल में इसे अधिक व्यवस्थित रूप में लागू किया गया। मुगल सम्राट अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाते हुए 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया था, लेकिन औरंगजेब ने 1679 में इसे फिर से लागू कर दिया। पहला सवाल है, दुनिया का पहला क्वांटम संचार उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया गया? फ्रांस, अमेरिका, चीन या फिर रूस? अगला सवाल है, 2025 में 12वें विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन करेगा? श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान या फिर कतर? आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने कौन से सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला प्रश्न था, गंगा नदी डॉल्फिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। यह गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना नदी प्रणालियों में पाया जाता है। इसे IUCN द्वारा एंडेंजर्ड कैटेगरी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3? सही जवाब है तीनों कथन सही हैं, यानी विकल्प डी। अगला प्रश्न था, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र किस मंत्रालय के अधीन है? पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय? सही जवाब है विकल्प बी, यानी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। आज पूछे गए सवालों के जवाब भी कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।